हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आप लोगों ने ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपको केवल यही अच्छे से तैयार कर लेना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। और अथवा में एक और क्वेश्चन है कि सन 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसके क्या कारण थे। ठीक, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसके क्या कारण थे। तो उत्तर क्या है इसका, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में 14 जुलाई को। ठीक, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब क्रांतिकारियों ने बास्तिले के किले पर हमला किया था। इसे फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसके कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख कारण है सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, विचारधारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और राजा की तानाशाही। ठीक, अगर हम इन कारणों का विस्तार से वर्णन करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सामाजिक असमानता के बारे में कि सामाजिक असमानता क्या थी। तो फ्रांसीसी समाज जो था ये 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम, एस्टेट पादरी वर्ग, यानी कि कर मुक्त विशेषाधिकार प्राप्त। ठीक, दूसरा था कुलीन वर्ग, ये कर मुक्त विशेषाधिकार प्राप्त था। और तीसरी थी आपकी आम जनता, ये करों का पूरा बोझ था। ठीक, जो फ्रांसीसी समाज था ये 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में आपके प्रथम जो वर्ग था उसे पादरी वर्ग कहा गया, दूसरा वर्ग था उसे कुलीन वर्ग कहा गया, और ये दोनों कर से मुक्त थे, इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, इन पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं था, इन्हें कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। और जो तीसरा वर्ग था जिसमें आम जनता आती थी, सारा करों का बोझ इसी जनता के ऊपर था। ठीक, इस असमानता ने आम जनता में असंतोष बढ़ाया। इसके बाद आर्थिक संकट की अगर हम बात करें तो फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था। विलासी राजशाही और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वित्तीय सहायता ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। इसके बाद तीसरा संकट था राजनीतिक संकट। राजनीतिक संकट की अगर मैं बात करूं तो जो राजा लुई 16वें था, इसका निरंकुश शासन और उसके निर्णय लेने की जो कमजोरियां थी, ये बड़ी समस्याएं थी। स्टेट्स जनरल की बैठक ने विवाद को और गहरा दिया था। इसके बाद प्रबोधन युग के विचार, जॉन लॉक, रूसो, वोल्टेयर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे जनता जागरूक हुई। इसके बाद खाद्यान्न संकट की बात कर सकते हैं हम। लगातार फसल खराब होने से अनाज की कमी हो गई, जिससे जनता भूखमरी और गरीबी का सामना कर रही थी। इन सभी कारणों ने मिलकर फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का क्या योगदान है। इसके बारे में हमें बताना है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, इसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का अहम योगदान रहा। इन देशों के एकीकरण से राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और अन्य देशों को भी एकीकृत होने के लिए प्रेरित किया गया। अगर बात करें हम जर्मनी के एकीकरण की कि इसका क्या योगदान रहा, तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया। उन्होंने 3 युद्धों, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ के जरिए जर्मनी को एकीकृत किया। ठीक, 3 युद्धों के जरिए जर्मनी को एकीकृत किया। कौन कौन से युद्ध थे? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। 1834 में प्रिशा की पहल पर जोलवेरिन या जर्मन कस्टम्स यूनियन का गठन किया गया।
इस संघ ने शुल्क अवरोधों को खत्म कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। इसके बाद इटली के एकीकरण के योगदान की अगर मैं बात करूं तो इटली के एकीकरण का नेतृत्व काउंट कैमिलो कैबोर, ग्यूसेपे माजिनी और ग्यूसेपे गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी ने स्वयं सेवकों का संगठन किया और 3000 स्वयं सेवकों को लेकर संग्राम में चार्ल्स एल्बर्ट की सहायता की। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा में एक क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो संघीय विशेषताओं वाला पुरुषीय प्रभुत्व वाला राष्ट्र राज्य यानी कि जर्मनी, इसका एकीकरण आधिकारिक तौर पर 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस में हुआ था। फ्रैंको प्रूशिया युद्ध के दौरान प्रूशिया के राजा विल्हेम को जर्मन सम्राट घोषित करने के लिए अधिकांश जर्मन राज्यों के राजकुमार वहां एकत्र हुए। इस महत्वपूर्ण घटना का दशकों तक यूरोपीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 843 में वर्दन की संधि ने जर्मनी को एक अवसर दिया, क्योंकि यह जर्मन रियासतों का एक संघ था जो अस्तित्व में आया। 1800 के दशक तक जर्मन राष्ट्रवाद की लोगों में कोई भावना नहीं थी। रियासतों के अलावा अन्य राज्यों पर सीधे पवित्र रोमन सम्राट का शासन था। रियासतें स्वायत्त थीं। प्रसिद्ध क्लेन स्टेटरी की प्रथा साम्राज्य के भीतर छोटे राज्यों की व्यवस्था थी। औद्योगिक क्रांति ने परिवहन और संचार में सुधार किया है और कई शिथिल रूप से बंधे राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में लाया। 1806 में नेपोलियन युद्धों के दौरान सम्राट फ्रांसीसी द्वितीय के त्याग के साथ पवित्र रोमन साम्राज्य भंग हो गया। जर्मन भाषी क्षेत्र भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर जुड़े हुए थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवधान का इन क्षेत्रों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। अब बात आती है कि जर्मनी के एकीकरण का क्या महत्व था। जर्मनी के एकीकरण के महत्व की अगर मैं बात करूं तो यूरोपीय इतिहास में जर्मन एकीकरण एक महत्वपूर्ण क्षण था। नए एकीकृत जर्मन राष्ट्र ने क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाया। संतुलन और अन्य शक्तियों में परिवर्तन सतर्क हो गए। एकीकृत जर्मनी ने कम समय में ही झगड़ते राज्यों को सफलतापूर्वक एक राज्य के अंतर्गत ला दिया तथा एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। ओके, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। तो राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रवाद का मतलब है किसी राष्ट्र की पहचान, संस्कृति और आज़ादी को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इसके उदय में कई परिस्थितियां सहायक रहीं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, फ्रांसीसी क्रांति, सामंती व्यवस्था का अंत, विदेशी शासकों का अत्याचार, जनता की राजनीतिक जागरूकता और मध्यम वर्ग का उदय। ओके, अब बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के कुछ परिणाम, यूरोपीय देशों का एकीकरण हुआ। कई नए देश बने, जैसे कि जर्मनी, इटली और रोमानिया। यूनान, पोलैंड, बल्गेरिया जैसे देश आज़ाद होकर राष्ट्र बन गए। जर्मनी और इटली जैसे देशों में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ी। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों में विदेशी शासन से आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। राष्ट्रवाद के उदय में प्रसिद्ध कवियों, राजनेताओं और दार्शनिकों का भी अहम योगदान रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। इटली का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ था। ये प्रक्रिया कई युद्धों, कूटनीतिक समझौतों और सामाजिक आंदोलनों के जरिए पूरी हुई थी। इस प्रक्रिया में काउंट कैमिलो काबूर और जियोसिप्पे गारिबाल्डी जैसे नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, इसकी अगर हम बात करें तो इटली के एकीकरण की शुरुआत 1815 में वियना से हुई थी। 1830 में मैजिनी ने इटली को एकीकृत करने का इरादा किया और यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की।
1859 में काबूल ने फ्रांस के साथ गठबंधन करके ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा और 1860 में गारिबाल्डी ने सिसिली में विद्रोह किया और दक्षिण इटली को आज़ाद कराया। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का पहला राजा घोषित किया गया और 1871 के फ्रैंको प्रीशियन युद्ध के बाद इटली ने वेनेशिया और पूर्व पापल राज्य रोम सहित को शामिल कर लिया। एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सत्याग्रह क्या था। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए, अथवा महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर टिके रहना, परंतु गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है और अन्याय तथा असत्य के खिलाफ एक आंदोलन भी है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपवास और बहिष्कार आदि सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं जिन्हें समय और परिस्थिति के साथ प्रयोग में लाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध से कई अधिक व्यापक है, क्योंकि उनका मानना था आध्यात्मिक एकता सर्वोच्च सत्य है जिसे केवल अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो आत्मिक शक्ति का पर्याय है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन निम्न है। नंबर 1 पर आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों में खरीदते थे, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार के चंपारण जिले में 1917 का चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिसके कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों को उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। तब महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया। तीसरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो 1920 में खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सामान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसने चलाया? इसके किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? इसके क्या कारण थे? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था और इस आंदोलन के जो 3 प्रमुख कारक थे वो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग ना करना। ठीक, ये आंदोलन महात्मा गांधी ने साल 1920 में शुरू किया था। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार से असंतोष व्यक्त करना और आज़ादी की मांग करना था। यह आंदोलन अहिंसक था। इसके कारणों की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, आर्थिक राजनीतिक शोषण, पंजाब में सरकार की कार्रवाई और तुर्की और पंजाब के साथ अन्याय, ये इसके विभिन्न कारण थे। बात करें कि इसका कार्य क्या था, तो इसके प्रमुख कार्य थे ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और करों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं और खादी को अपनाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों और कार्यालयों का बहिष्कार करना, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों और सम्मानों को त्यागना, शांतिपूर्वक विरोध करना, ब्रिटिश कानूनों और नियमों का पालन करने से इनकार करना, हड़ताल, प्रदर्शन और धरना देना। इस आंदोलन में छात्र, शिक्षक, वकील, किसान, श्रमिक, व्यापारी जैसे कई वर्गों के लोग शामिल हुए थे। ठीक, इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्र आंदोलन में एक शून्यता स्थिति पैदा हो गई, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला कारण था साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 ईस्वी के एक्ट को पारित करते समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों पश्चात पुनः सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व भी नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद किया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। नंबर 2 पे नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारतीय सचिव ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। कांग्रेस ने फरवरी 1988 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर थी अब उभर कर सामने आई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे चलाने में सहयोग दिया। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नंबर 3 पे है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929-30 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का जो निर्यात है ये कम हो गया। अनेक कारखाने बंद हो गए। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। नंबर 4 पे था समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। नंबर 5 में था क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। देश में क्रांतिकारी आंदोलन विस्फोटक हो चली थी। ऐसे में देश के नवयुवकों के लिए एक नई दिशा में पहल की आवश्यकता थी। नंबर 6 पे था पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। गांधी जी का नहीं मिलेगा, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव शिक्षा कौन किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक के साथ सजाएंगे। नंबर 7 पे था गांधी जी का समझौतावादी रुख। आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्रीय मांगों को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। इरविन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया और इस बीच सरकार का दमन चक्र और भी तेज हो गया। अथवा देर होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ करने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया? इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था ताकि लोग स्वयं नमक उत्पन्न कर सकें। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया था। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल भी भेजा था। महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार इसलिए भी बनाया क्योंकि नमक ज़रूरी चीज़ है और उस पर कर लगाया गया था। एक नमक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उस पर कर लगाया गया था और इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का असर बहुत गहरा था। बात करें इस आंदोलन के क्या क्या कारण थे,
तो इस आंदोलन से लोगों में आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। इस आंदोलन से देश में एकता की भावना बढ़ी। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को भारतीय आज़ादी की ताकत का एहसास हुआ। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के अहिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को नमक उत्पादन और वितरण पर अपना एक अधिकार खोना पड़ा। इस आंदोलन से ब्रिटेन से आने वाला आयात कम हो गया। इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नेतृत्व किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने 80,000 से भी ज़्यादा लोगों को जेल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1916 में उन्होंने किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया। 1918 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन करने के लिए अहमदाबाद गए। 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत के समर्थन के साथ स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1930 में गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान हजारों महिलाएं उन्हें सुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकली। उन्होंने विरोध मार्च में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों को धरना कर दिया। उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अछूतों को हरिजन कहा और मंदिरों में उनके प्रवेश और सार्वजनिक कुआं, टैंकों, सड़कों और स्कूलों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। उन्होंने भंगी सफाई कर्मी के काम को सम्मान देने के लिए खुद शौचालय साफ किए। उन्होंने ऊंची जातियों को अपना हृदय परिवर्तन करने और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ने के लिए राजी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। अथवा में महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। इस महामंदी के कारण भारत में व्यापार घट गया, कृषि उत्पादन गिर गया और किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत का आयात निर्यात आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने की वजह से गेहूं की कीमत 50% कम हो गई। कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों को लगान वसूली में छूट नहीं मिली। भूमि लगान में लगातार वृद्धि हुई लेकिन कृषि उपज का मूल्य गिर गया। किसानों को भूमि लगान और अन्य करों का भुगतान करने के लिए अपने आभूषण बेचने पड़े। बात करें कि इस महामंदी के कारण क्या थे, तो युद्ध के बाद सैनिकों और युद्धों से जुड़े सामान की मांग में तेजी से कमी आई। उद्योगों ने अत्यधिक उत्पादन किया लेकिन मांग में कमी आई। बैंकों ने अत्यधिक ऋण दिए थे जो बाद में डूब गए। युद्ध के बाद कई देशों की बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो गई थी। महामंदी एक वैश्विक आर्थिक गिरावट थी जो 1929 में शुरू हुई और 1939 तक चली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था। दुनिया के सभी लोगों की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह दुनिया भर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का समूह है। इसमें उत्पादन, उपभोग, वित्तीय लेन देन, व्यापार और आर्थिक प्रबंधन शामिल हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का अहम योगदान रहा है। बात करें कि इसके विकास में तकनीकी का योगदान क्या रहा है, तो रेलवे, भाप के जहाज़ और बड़ी बोगियों के आविष्कार से उत्पादों को खेतों से बाजारों तक पहुंचाने में आसानी हुई। रेफ्रिजरेशन युक्त जलपोतों से मांस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो गया। टेलीग्राफ जैसे आविष्कारों ने भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। प्रौद्योगिकी ने नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करने में मदद की। तकनीकी नवाचार ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार किया। विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में वैश्वीकरण की भी अहम भूमिका रही। वैश्वीकरण की वजह से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत हो गई। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से असर डाला था। इनमें से 4 प्रमुख परिणाम थे। कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, बेरोजगारी, व्यापार में कमी और आर्थिक नीति में बदलाव। महामंदी के ये परिणाम इस तरह से रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट की वजह से भारत में भी कीमतें गिर गईं। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से इनकार कर दिया और कई उद्योग, विशेष रूप से निर्यात पर निर्भर उद्योगों को बंद होने या कम संचालन का सामना करना पड़ा। भारत में निर्यात में कमी का अनुभव किया, विशेष रूप से कपास और जूट जैसे कच्चे माल के निर्यात में। महामंदी के दौरान भारत सरकार की नीतियों के कारण पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने राष्ट्रवादियों की कुछ आर्थिक मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक केंद्रीय बैंक की स्थापना भी शामिल थी। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को एक केंद्रीय बैंक अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौते के कदम तथा उद्देश्य को उल्लेख कीजिए और ब्रिटेन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है बताइए। ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हेम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्रिटेन वुड्स समझौते के जरिए वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता और रोजगार को बढ़ाने का मकसद था। इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बात करें कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के प्रमुख उद्देश्य की, तो वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को स्थिर बनाना, राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, मुद्रा मूल्य में बदलाव को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, आर्थिक विकास को तेज करना, निर्धनता कम करना और वित्तीय स्थिति में सुधार करना। ब्रिटेन वुड्स समझौते की कुछ खास बातें, जैसे कि इस समझौते पर 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा गया था। इस समझौते के जरिए एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली बनाई गई थी और इस समझौते के तहत सभी मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी थीं। इस समझौते के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संसाधन की महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। मृदा संसाधन भूमि और संबंधित जल क्षेत्रों से अलग अलग होते हैं क्योंकि भूमि को स्थान परिसीमन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मृदा संसाधनों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सहायक सेवाओं की उनकी डिलीवरी में मिट्टी का कार्य और गठन, मिट्टी की जैविक विविधता और वनस्पति का संरचनात्मक समर्थन शामिल है। मृदा संसाधन मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मृदा के बिना कृषि और आश्रय संभव नहीं है। मृदा संसाधनों के महत्व को इस तरह समझा जा सकता है। मृदा पौधों को जड़ों के लिए आधार देती है। मृदा पौधों के बढ़ने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों को बनाए रखती है। मृदा वर्षा जल को छानती और अतिरिक्त पानी को निकालने में मदद करती है। इससे बाढ़ आने से रुकने में मदद मिलती है। मृदा पौधों के लिए पर्याप्त वायु संचार बनाए रखती है। मृदा पौधों की जड़ों, सूक्ष्म जीवों और कीटों को ऑक्सीजन देती है। मृदा मानव शरीर के लिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। पर्यावरण संपत्ति है और पारिस्थितिक तंत्र को कई तरह की सेवाएँ देती है। इसके बाद बात करते हैं मृदा के प्रकार की। तो मृदा कणों के आधार पर मृदा 3 तरह से होती है: बलुई, दोमट और मृगमणि। भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है। हर मिट्टी की अपनी खासियत होती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है और यह पोटेशियम से भरी होती है। यह धान, गन्ना और केले की फसल के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो भूक्षरण या मृदा का अपरदन का मतलब है कि जमीन के ऊपरी हिस्से का कटाव। यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकती है। इसे रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला उपाय है वन लगाकर। पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और नए क्षेत्रों में पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा है पशुओं की चराई को सीमित करके पशुओं को अलग अलग चरागाहों में ले जाना चाहिए। चारों की फसलें ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक। तीसरा है बांध बनाना। नदियों पर बांध बनाकर नदी के बाढ़ आने से होने वाले मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
ठीक, उचित कृषि तकनीकी अपनाना, गहन जुताई को कम करना चाहिए, नो टिल या कम जुताई जैसी संरक्षण जुताई विधियों का अपनाना चाहिए। हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट, केंचुआ खाद, जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। भूमि क्षरण रोकने के लिए इन उपायों के अलावा कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशुचारण को नियंत्रित करना, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, वन रोपण करना, मृदा सुधार करना और एकीकृत कृषि प्रणालियों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है और भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। भूमि संसाधन का मतलब है जमीन का वह हिस्सा जो कृषि, उद्योग, आवास, वन, चारागाह वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि संसाधन किसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत अहम होते हैं। इसके 3 महत्व। नंबर 1, कृषि के लिए उपयोगी, कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है। ठीक है। उद्योग के लिए उपयोगी, उद्योगों के लिए भूमि पर कारखाने, गोदाम वगैरह बनाए जा सकते हैं। आवास के लिए उपयोगी, मनुष्यों के रहने के लिए घर, अपार्टमेंट वगैरह का निर्माण ज़मीन पर ही किया जाता है। इसके बाद भूमि संसाधनों से जुड़ी कुछ समस्याएं। ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल होने की वजह से कृषि योग्य ज़मीन खतरे में है। ज़्यादा सिंचाई करने से मिट्टी में नमक जमा हो जाता है, जिसे लवण कहते हैं। ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने से मिट्टी जहरीली हो जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र के दुरुपयोग की वजह से मानसून की बारिश में और हवा से भी ज़मीन का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन जमीन की ऊपरी परत का कटाव होना है। यह भूमि क्षरण का सबसे आम प्रकार है। मृदा अपरदन को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है, जल अपरदन और वायु अपरदन। भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार ये हैं: चादर अपरदन, छोटी नदी अपरदन और अवनलिका अपरदन। अब बात आती है कि मृदा अपरदन के कारण की। तो वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई, वनस्पति का आवरण में कमी, वनों में आग लगना, भूमि को बंजर या खाली छोड़ना, मृदा अपरदन को तेज करने वाली फसलों को उगाना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना। बात आती है कि मृदा अपरदन से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो भूमि की उत्पादक कम हो जाती है, किसानों को भोजन उगाने के लिए जरूरी संसाधन खो जाते हैं और मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। इसे रोकने को उपाय क्या है? ढलानों पर कवर फसलें, बारहमासी घास या सीढ़ीदार खेती करना, अच्छी तरह से एकत्रित खेत बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कदमों का उल्लेख कीजिए। मृदा अपरदन का मतलब है जमीन की सतह से मिट्टी का हटना या खत्म होना। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से यह तेज हो जाता है। मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार कुछ मानवीय गतिविधियां, जैसे कि वनों की अविवेकपूर्ण कटाई, भूमि को खाली छोड़ना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि करना, सिंचाई की गलत विधियां अपनाना और उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल। एक मृदा अपरदन के कुछ और कारण हैं, जैसे कि वनों में आग लगना, जानवरों द्वारा ज़्यादा चराई, तेज हवा के झोंके, असामान्य बारिश या तापमान में बदलाव या बाढ़। अब इसे रोकने के क्या उपाय हैं? वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, खेतों की मेड़ ऊंची करना, कंटूर कृषि, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल सीमित करना, खेतों के किनारे पेड़ लगाना, जल द्वारा बनी उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करना। ये हमारे देश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, वनस्पतिक फैलाव का घटना, वनों में आग लगना, भूमि बंजर या खाली छोड़कर जल व वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना, मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को उगाना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना और क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्व होता है। यह रोजगार देता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और देश की जीडीपी में योगदान करता है। साथ ही यह कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मुहैया करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में देश की आधी से ज़्यादा आबादी काम करती है। कृषि से देश की जीडीपी में योगदान होता है। कृषि से खाद्य विनिर्माण और कपड़ा विनिर्माण जैसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कृषि उत्पादों का निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ठीक है।
अब बात आती है कि कृषि से जुड़ी समस्याओं की। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, कृषि और किसानों की आय में कमी, छोटे और सीमांत जोत की समस्या, बाजार और अवसंरचना की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का अभाव, व्यावसायिक भावना का अभाव, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण क्षारीय कृषि से जुड़ी समस्याएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए। गन्ने के 2 सर्वप्रथम उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। तो गन्ने की खेती के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर सालाना बारिश की जरूरत होती है। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां यह हैं: गर्म और आर्द्र जलवायु, अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त जल आपूर्ति। ठीक, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी, दक्षिण भारत की काली लावा युक्त मिट्टी और गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी। एक, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त समय क्या होता है? गन्ने की ज़्यादा पैदावार के लिए अक्टूबर नवंबर में बुवाई करनी चाहिए और बसंतकालीन गन्ना फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। बात आती है कि गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और हरियाणा, इनमें सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने की खेती के लिए हल्की दोमट और लाल दोमट जैसी कई तरह की मिट्टियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और गन्ने की खेती में गन्ने के डंठलों को लगाया जाता है, जिनकी कटाई 10 से 12 महीनों के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत कर स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा और जैविक ईंधन शामिल हैं। इन्हें नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अगर हम विस्तार से जानें तो सबसे पहले आता है हमारा पवन ऊर्जा। चलती हवा की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, अमेरिका और स्पेन में पाए जाते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के जरिए प्राप्त की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार आने जाने की गति से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास ऊर्जा पौधों के पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। जैव ईंधन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बायोगैस की अगर मैं बात करूँ तो ये कचरे से प्राप्त की जाती है। इन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को खत्म होने का खतरा कम होता है। साथ ही इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और उद्योग में भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है कि मानवीय गतिविधियों से हानिकारक पदार्थों का वातावरण में मिल जाना। इससे वायु, जल, मिट्टी और जीवों को नुकसान पहुंचता है। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले मूल कारकों को प्रभावित करता है। ये गरीब, वंचित और कमज़ोर लोगों पर ज़्यादा असर डालता है। उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं औद्योगिक कचरा, जीवाश्मों का जलना और रसायन ऊर्जा। इसके बाद भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कुछ उदाहरण। बढ़ती आबादी के शहरीकरण की वजह से वायु में धूल और अपशिष्ट पदार्थों का स्तर बढ़ता है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से परिवहन गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ा है और औद्योगिकरण पर बढ़ते फोकस की वजह से औद्योगिक अपशिष्ट और उत्सर्जन बढ़ रहा है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय। पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रॉन वाहनों का इस्तेमाल करना, साझा यातायात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन की किन 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपातकाल किस प्रकार एकात्मक हो जाता है, बताइए। तो भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है। प्राय संघात्मक संविधान में एकात्मक रूप देने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है, परंतु भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संशोधन किए बिना ही इसको एकात्मक रूप दिया जा सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। संघात्मक विशेषताएं।
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान। संविधान में 3 स्तरों की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक, स्थानीय सरकारों में पंचायतों और नगर पालिकाएं शामिल हैं। आपातकाल की स्थिति में एकात्मक, आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद आपातकाल के दौरान संविधान को एकात्मक बनाने के लिए राष्ट्रपति संविधान में संशोधन किए बिना ही इसे एकात्मक रूप दे सकते हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान सभी राज्य धन विधेयकों को संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी अथवा विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार केंद्र सरकार से निचले स्तर की स्थानीय सरकारों जैसे कि राज्यों, जिलों और गांवों में शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार को वितरित करना है। इस अवधारणा को विकेंद्रीकृत शासन या विकेंद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण का मूल विचार यह था कि केंद्र सरकार की शक्ति को स्थानीय सरकार में बांट देना चाहिए। इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत शासन या विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। अब बात आती है कि विकेंद्रीकरण के पीछे की जो मूल सोची थी वो क्या थी। तो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करना, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं का समाधान करने में मदद करना, लोगों को अपने फैसले में सीधे हिस्सा लेने का मौका देना, लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत डालना, स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करना। ठीक, बात आती है कि विकेंद्रीकरण के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की। ठीक, विकेंद्रीकरण के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय सरकारों की स्थापना के प्रावधान। इन स्थानीय सरकारों को पंचायत और नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। स्थानीय सरकारों को कार्यक्रम और सेवाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय सरकारों को केंद्र सरकार से अनुदान के साथ साथ अपने स्वयं के राजस्व के जरिए वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण व समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के 3 गुण ये हैं: लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नागरिक भागीदारी और स्थानीय शासकीय ध्यान। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 समस्याएं ये हैं: धन की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और जागरूकता की कमी। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए निकाय स्थानीय मामलों का प्रबंधन करते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज संसाधनों को संवैधानिक दर्जा मिला। स्थानीय स्वशासन देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होता है। स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समाधान करता है। स्थानीय स्वशासन सड़क निर्माण और रखरखाव, पानी की उपलब्धता, स्कूल निर्माण आदि के लिए जिम्मेदार है। अब बात आती है कि स्थानीय स्वशासन की समस्याएं क्या हैं। तो स्थानीय निकाय के पास वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। स्थानीय निकायों को कार्य सौंपने में अधिकांश राज्यों की अनिच्छा रहती है। कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों को सरकारी कार्यालयों के अधीनस्थ रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। सामाजिक भेदभाव का मतलब है समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी और वजह से भेदभाव करना। इसका मकसद लोगों के बीच असमानता और असमान अधिकार पैदा करना होता है। इसके कारणों की अगर मैं बात करूं तो जातिवाद, धर्म और संप्रदाय, लिंग भेदभाव, शिक्षा और आर्थिक स्थिति, अज्ञानता और रूढ़िवादिता, जन्म पर आधारित भेदभाव और सोचने के अलग अलग तरीके। अब बात आती है सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के उपाय क्या हैं। भेदभाव को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानकर कानूनी कार्रवाई करना,
भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाना, भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना, भेदभाव के खिलाफ कानून बनाना, खिलाफ आंदोलन करना और भेदभाव के खिलाफ सामाजिक पंचायतों के जवाबदेह ठहराना। एक, भारत में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए किए गए प्रयास। मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, समान पारिस्थितिक अधिनियम 1976, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म करना और संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। ये सभी उपाय किए जा चुके हैं भारत में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो भारत में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है और लैंगिक समानता के सवाल पर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। भारत में महिलाओं को दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, उत्तराधिकार से वंचित करना, बलात्कार, लड़कियों की बिक्री और तस्करी आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के 3 तरीके यह यौन उत्पीड़न, दहेज और घरेलू हिंसा। अब बात करते हैं इनके तरीकों की। सबसे पहला आता है यौन उत्पीड़न के तरीके। तो बलात्कार करने की कोशिश करना, यौन संबंध के लिए अनचाहा दबाव, गंदी निगाहों से देखना और इशारे करना, अनचाहे पत्र भेजना, फ़ोन करना, ज़बरदस्ती घूमने के लिए ले जाना, बेवजह गंदे चुटकुले सुनाना और लड़कियों को देखकर सीटियों बजाना। दूसरा है दहेज। दहेज के लिए लड़कियों को मारना या उसकी हत्या करना, दहेज के लिए लड़कियों को बेचना या उसकी तस्करी करना। इसके बाद आता है घरेलू हिंसा, थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों वगैरह से मारपीट करना, जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या करना। इसके अलावा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, उत्तराधिकार से वंचित करना, शिक्षा में बाधाएं और कार्यस्थल में कम रोजगार के अवसर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नारीवाद क्या है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। नारीवाद एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जो सभी लोगों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत करता है। भारत में नारीवाद आंदोलन महिलाओं के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की मांग करता है। वहीं भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। नारीवाद लिंग भेदभाव के खिलाफ संघर्षों पर प्रकाश डालता है, लिंग संतुलन की वकालत करता है और महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की मांग करता है। महिलाओं को समान अवसर देने और उनका बचाव करने का प्रयास करता है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% से भी कम है। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित हैं। अब बात आती है कि इस समस्या को सुलझाने के उपायों की। इस समस्या को सुलझाने के उपाय, तो निर्वाचित संस्थानों में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय करना चाहिए। महिलाओं को बाजार की मांग के मुताबिक गैर पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षण देना चाहिए और महिलाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें, अथवा राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष देश के चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवारों का समन्वय करता है। किसी पार्टी के सदस्यों के लिए राजनीति के बारे में समान विचार रखना आम बात है और पार्टियां विशिष्ट वैचारिक या नीतिगत लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकती हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। नंबर 2 नीतियाँ व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में सामान्य या मिलते जुलते विचारों
को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लेता है। सरकार प्रशासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती है। नंबर 3 है कानून निर्माण में निर्णय भूमिका। तो कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका की अगर मैं बात करूँ तो राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा सरकार बनाना। दल ही सरकार बनाते व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां नेता चुनती है और उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सकें। नंबर 5 पर आता है विरोधी दल के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को अपने साथ मिलते हैं। नंबर 6 पर आता है जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र शासन प्रणाली के किन्हीं 3 लाभ लिखिए। ठीक। नंबर 1 है हमारा जवाबदेही। लोकतंत्र में चुने गए लोग जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक। मानवाधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। और तीसरा है सामान्य अवसर। लोकतंत्र में सभी वर्गों के लोगों का समान अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, समझाइए। तो लोकतंत्र न केवल एक उत्तरदायी तथा जिम्मेदार सरकार का गठन करता है बल्कि एक वैध सरकार भी उत्पन्न करता है। लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार वैध होती है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह जनता द्वारा सभी वर्गों को वोट देने की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करता है। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन इस तरह करते हैं। सबसे पहले आता हमारा चुनाव के जरिए सरकार का गठन। लोकतंत्र में वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। जिस दल को ज़्यादा वोट मिलते हैं वह सरकार बनाता है। दूसरा है जनता के प्रति जवाबदेह होना। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर जनता को लगता है कि उनके प्रतिनिधि का कामकाज ठीक नहीं है तो वे उन्हें बदल सकते हैं। कानूनों के मुताबिक फैसले। लोकतंत्र में सभी प्रक्रियाओं का पालन करके और कानूनों के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। ठीक। इसके बाद आता है पारदर्शिता। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले जिम्मेदारी से लिए गए हैं या नहीं। ठीक। सामान्यता और या फिर समानता। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलते हैं। सहिष्णुता। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक। इसके बाद आता है जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र में सरकार जनता की इच्छाओं और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। ठीक। भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम बात कर सकते हैं स्वतंत्र और शिक्षक चुनाव या फिर निष्पक्ष चुनाव और मूल अधिकार। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षित और जागरूक नागरिक, प्रेस की आज़ादी, सहनशीलता और समझौते की भावना, लोकतांत्रिक संस्थाएं और राष्ट्रीय चरित्र। बात आती है कि लोकतंत्र की कुछ और विशेषताओं की। भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा है। इसमें नागरिकों को मूल अधिकार मिलते हैं जिससे जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की आज़ादी और जीवन और स्वाधीनता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्रम स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो अन्य शासन व्यवस्थाओं में नहीं पाए जाते हैं। बात करें हम लोकतंत्र की खासियत की
तो लोकतंत्र में जनता की इच्छा के मुताबिक शासन होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों का समान माना जाता है। लोकतंत्र में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की आज़ादी होती है। लोकतंत्र के टकरावों को टालने संभालने का तरीका होता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में लिए गए फैसलों में जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। लोकतंत्र विवादों के समाधान का बेहतर उपाय मुहैया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए, अथवा विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI कहते हैं, ये एक सांख्यिकी है जिसकी किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का पता चलता है। इसमें जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई संकेतक शामिल हैं। HDI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इस्तेमाल करता है। बात आती है मानव विकास सूचकांक के घटकों की। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI, साक्षरता और जीवन की गुणवत्ता। इसके बाद HDI का इस्तेमाल देशों के विकास स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। HDI को समग्र सूचकांक माना जाता है क्योंकि इसमें कई चीज़ों को शामिल किया जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने साल 1990 में पहली बार HDI रिपोर्ट प्रकाशित की थी। HDI का इस्तेमाल देशों के विकास का आकलन करने के लिए सबसे अच्छे सांख्यिकी उपकरणों में से एक माना जाता है। ठीक, मानव विकास की अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं को हासिल कर सकता है। मानव विकास में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, सस्ती शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता तक पहुंच शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देश की स्थिति में तुलना के लिए इसमें कौन सी विधि बेहतर है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही किसी देश के आर्थिक विकास के मापन के लिए इस्तेमाल होने वाले पैमाने हैं। राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि देश में एक साल में कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी, जबकि प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है कि देश के लोगों की औसत आय कितनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की। किसी देश में एक साल में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों की आय शामिल होती है। राष्ट्रीय आय में साधन आय शामिल होती है लेकिन हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय में किसी देश की कुल आय को उसकी आबादी से भाग देने पर जो संख्या आती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की समृद्धि का एक संकेतक है। प्रति व्यक्ति आय को आमतौर पर किसी सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे डॉलर या यूरो में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का मापन होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों की औसत आय का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं को उल्लेख कीजिए, अथवा असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं ये हैं। रोजगार की अनिश्चितता, कम वेतन, खराब कार्य परिस्थितियाँ, लंबे कार्य घंटे, सामाजिक सुरक्षा के अभाव, अधिकारों की हनन, बाल श्रम और बाल श्रम और भेदभाव। ठीक, इसके बाद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को मौसमी और अनिश्चित रोजगार मिलता है। उन्हें सही वेतन नहीं मिलता, उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें बिना किसी वजह के काम से निकाल दिया जाता है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें बीमारी और बेरोजगारी भत्ते जैसी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है, उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से परेशानी होती है, उन्हें बाल श्रम और बला श्रम का शिकार होता है, उनका शोषण किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकार को कई कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक गतिविधि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण या उपयोग की प्रक्रिया है। यह
किसी व्यक्ति, समूह या समाज की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती है। आर्थिक गतिविधियों को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की ज़रूरत या इच्छा को पूरा करने के लिए किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन, मध्यस्थता और बिक्री की जाती है। भले ही वह किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन, दलाल या बिक्री हो, उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण किसी अर्थव्यवस्था की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक, आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूँ तो उत्पादन गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, वितरण गतिविधियां, सेवा गतिविधियां, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां, तृतीयक आर्थिक गतिविधियां, चतुर्थ आर्थिक गतिविधियां और क्विनिरीय आर्थिक गतिविधियां। ठीक, इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक गतिविधियों का मकसद लाभ कमाना और धन संचय करना होता है। आर्थिक गतिविधियां तर्क संगतता और तर्क से प्रेरित होती हैं। आर्थिक गतिविधियों को करने का कारण हमारा अपना स्वार्थ होता है। बात आती है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण की, तो कृषि उद्योग, निर्माण, सेवाएं, वित्तीय संचय, निवेश, ऋण, बजट नियोजन और निर्यात आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र क्या है? ठीक, इनके कार्य क्षेत्र में क्या अंतर है? संगठित क्षेत्र क्या होता है? जिस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें तय की जाती हैं और कम कर्मचारियों ने काम का आश्वासन दिया है, वह असंगठित क्षेत्र है। यहाँ सरकारी नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। यह नौकरी की सुरक्षा होती है। असंगठित क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो वह सेक्टर जिसमें छोटे पैमाने या यूनिट शामिल हैं और सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा और अन्य लाभ मिलते हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ये लाभ नहीं मिलते हैं। ठीक, बात करें हम संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर की, तो सबसे पहले बात आती है शासन की। ठीक है, संगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा शासित है और असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा शासित नहीं है। ठीक है, इसमें सरकार के नियमों का पालन करना होता है और असंगठित में सरकार के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। संगठित में रोजगार की गारंटी मिलती है, लेकिन असंगठित में रोजगार असुरक्षित, अनियमित और कम वेतन वाला होता है। ठीक, संगठित में मासिक वेतन मिलता है, लेकिन असंगठित में वेतन कम और अनियमित होता है। संगठित में छुट्टियों के दौरान भुगतान, भविष्य निधि, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन असंगठित में ये सब नहीं होता है। कुछ और लाभ हैं इसके, जैसे कि संगठित में सवेतन अवकाश, सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलता है, लेकिन असंगठित में ये लाभ नहीं मिलते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक किसी औपचारिक और मान्यता प्राप्त संस्था में काम करते हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक किसी औपचारिक संस्था में काम नहीं करते हैं। संगठित क्षेत्र में विनिर्माण, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर सेवा जैसे उद्योग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से इसलिए बेहतर है क्योंकि यह सेवाओं के जरिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, बैंकिंग, बीमा और विपणन जैसी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायता प्रदान करने में अपनी भूमिका के कारण तृतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र के विस्तार को अक्सर किसी देश की आर्थिक परिपक्वता के संकेतक के रूप में देखा जाता है। बात करते हैं तृतीय क्षेत्र के फायदों की। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से मूल्य संवर्धन होता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तृतीय क्षेत्र में उपभोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक सेवाएं दी जाती हैं, इसलिए उपभोक्ता की सहभागिता बढ़ती है। तृतीय क्षेत्र में मानव संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण। परिवहन जैसे कि ट्रक, ट्रेन, एयरपोर्ट। भंडारण जैसे कि गोदाम। संचार जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट, कैफ़े और कॉल सेंटर। बैंकिंग जैसे कि बैंकों से कर्ज लेना और भुगतान करना। व्यापार जैसे कि थोक और खुदरा विक्रेता। शिक्षा जैसे कि स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण संस्थान। स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, पर्यटन आदि। वित्तीय सेवाएं जैसे कि बीमा। अब बात आती है कि भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने की वजह क्या है। आय में वृद्धि के कारण निजी अस्पतालों, स्कूलों और पेशेवर प्रशिक्षण संस्थानों की मांग बढ़ी है और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक टिप्पणी लिखिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा एक श्रम कानून है।
यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम के तहत हर साल कम से कम 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यह अधिनियम 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोजगार की गारंटी देता है। यह अधिनियम रोजगार की मांग करने वाले और अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार लोगों को लागू होता है। इस अधिनियम के तहत आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इस अधिनियम के तहत टिकाऊ संपत्तियां बनाई जाती हैं, जैसी सड़कें, नहरें, तालाब, कुएं आदि। इस अधिनियम के तहत आवेदक के घर 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत जल संचय, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र वे उद्योग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मछली पकड़ना और खनन। द्वितीय क्षेत्र में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो कच्चे माल को संसाधित करते हैं, जैसे कि विनिर्माण उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल करता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को संसाधित करके उपयोगी उत्पादक बनाने का काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो ये कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन जैसे उद्योगों से जुड़ा होता है। ये अर्थव्यवस्था की नींव का काम करता है। ये अन्य क्षेत्रों के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराता है और ये आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे अहम होता है। द्वितीय क्षेत्र की विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो ये विनिर्माण उद्योगों से जुड़ा होता है। ये कच्चे माल को उपयोगी उत्पादों में बदलता है। यह औद्योगिक विकास की गति देता है। यह रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये विकसित देशों में मध्यम वर्ग के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का एक अहम स्रोत है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं कृषि, वानिकी और खनन। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण में विनिर्माण इकाई, लघु स्तरीय इकाइयाँ, बड़ी फर्में और बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करता है। ठीक, ये बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करता है। मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आरक्षित धन बनाए रखना, देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन करना, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय प्रणाली का विनिमय और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करता है। साख नियंत्रित करना, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये सब आरबीआई के कार्य हैं। ठीक, तो आरबीआई के कार्यों को मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक, मौद्रिक कार्य और सामान्य कार्य। सही है। इसके अलावा आरबीआई के कुछ और भी कार्य हैं, जैसे कि वाणिज्यिक बैंकों के बीच चेक के समाशोधन की सुविधा देना, धन के अंतर बैंक हस्तांतरण में मदद करना, अनुसूचित बैंकों को वित्तीय सुविधा देना, बैंकों को आपातकालीन अग्रिम देना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में था, जिसे बाद में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। स्वयं सहायता समूह या फिर SHG ऐसे लोगों के समूह हैं जो अनौपचारिक रूप से अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं। इस संघ के लोगों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी होती है और वे आम तौर पर सामूहिक रूप से एक साथ आते हैं और एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह SHG एक सामुदायिक समूह होता है। इसमें आमतौर पर एक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। ये लोग अपने रहन सहन की स्थिति सुधारने के लिए एक साथ आते हैं। SHG के जरिए लोग अपने कौशल को बढ़ाते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। स्वयं सहायता समूह के कुछ उदाहरण। ओके, स्वयं सहायता समूह के फायदों की अगर मैं बात करूं तो गरीबी कम होती है, आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ता है, पोषण बेहतर होता है, लैंगिक समानता आती है, गरीबी के खिलाफ लचीलापन बढ़ता है, दहेज और शराब जैसी प्रथाओं का मुकाबला होता है, महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, कमज़ोर और हाशिए पर इससे समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। स्वयं सहायता समूहों को
आर्थिक सीमाओं, क्षेत्रीय असमानताओं और सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं और जवाबदेही के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई दो अंतर लिखिए। तो औपचारिक और अनौपचारिक ऋणों में दो अंतर ये हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्याज दर। औपचारिक ऋणों में ब्याज दर निश्चित होती है, जबकि अनौपचारिक ऋणों में ब्याज दर मनमानी की होती है। नियंत्रण की अगर मैं बात करूँ तो औपचारिक ऋणों की निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था है, जबकि अनौपचारिक ऋणों की निगरानी के लिए कोई संगठन नहीं है। इसके बाद औपचारिक ऋणदाताओं में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं में साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, भूस्वामी, रिश्तेदार और मित्र आते हैं। औपचारिक ऋणदाता निश्चित और कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं। अनौपचारिक ऋणदाता ज़्यादा ब्याज पर ऋण देते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता, जबकि अनौपचारिक ऋणदाताओं से ऋण लेने पर शोषण हो सकता है। औपचारिक ऋणदाताओं के कामकाज की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जबकि अनौपचारिक ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करने वाला कोई संगठन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंधों को बढ़ाना। इसे संभव बनाने वाले कारक है प्रौद्योगिकी, व्यापार, संचार और परिवहन। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि इंटरनेट और संचार उपकरणों का विकास। वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया भर में लोग, कंपनियों और सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाना। ये एक प्रक्रिया है जिससे देशों और संस्कृतियों के बीच सीमाएं कम होती हैं। अब बात आती है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की। प्रौद्योगिकी में प्रगति, व्यापार नीतियों का उदारीकरण और संचार और परिवहन में सुधार। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा है। वैश्वीकरण से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकीकरण बढ़ा है। वैश्वीकरण के कारण लोगों, सामानों और पूंजी और ज्ञान का आदान प्रदान आसान हो गया है। इसके बाद वैश्वीकरण के कारण लोगों को दुनिया भर के बाजारों में प्रवेश करने के ज़्यादा अवसर मिले हैं। वैश्वीकरण के कारण लोगों को ज़्यादा पूंजी, प्रवाह, प्रौद्योगिकी, सस्ते आयात और बड़े निर्यात बाजारों तक पहुंच मिली है। वैश्वीकरण के कारण लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में आसानी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत की विदेशी व्यापार की कोई तो विशेषताएं लिखिए। विदेशी व्यापार का मतलब है दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच होने वाला व्यापार। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार का एक उदाहरण है। विदेशी व्यापार के जरिए देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। भारत का कुल व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत के आयात में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है। भारत के निर्यात में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत की विदेश व्यापार नीति ने आयात और निर्यात को बढ़ाने की अनुमति दी है। भारत ने व्यापार की प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। भारत में IT और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके बाद में बात आती है विदेशी व्यापार के फायदों की। तो विदेशी व्यापार से उत्पादन में दक्षता बढ़ी है। विदेशी व्यापार से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। विदेशी व्यापार से व्यापार में उतार चढ़ाव कम होता है। विदेशी व्यापार से राजस्व बढ़ता है और विदेशी व्यापार से उत्पाद का जीवन काल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ताओं के शोषण की किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा वे कौन कौन से विभिन्न तरीके जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। तो बाजार में उपभोक्ता का शोषण कई तरीके से हो सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण ये हैं। मापतोल में कमी, तय खुदरा मूल्य से ज़्यादा कीमत लेना, खत्म होने की तारीख के बाद भी चीज़ को बेचना, चीज़ों में मिलावट करना, चीज़ों के बारे में गलत या अधूरी जानकारी देना, सेवा की शर्तों के मुताबिक उपभोक्ताओं को सही सेवा ना देना। इसके बाद घरेलू उपकरणों और यंत्रों को बनाते समय सुरक्षा मानकों का पालन ना करना, बड़ी कंपनियों द्वारा बाजार में हेरफेर करना, ग्राहकों को लुभाने के लिए भ्रामक सामग्री फैलाना और भ्रामक विज्ञापन देना। ठीक, इसके बाद उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा अधिकार।
इसके बाद उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ ये उपाय करने चाहिए। किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और कीमत के बारे में जानकारी मांगें। अगर कोई उत्पाद पसंद नहीं है तो कहीं और जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उपभोक्ताओं को कुल कितने अधिकार होते हैं। सभी अधिकारों के नाम लिखिए। भारत में उपभोक्ताओं के कई अधिकार होते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, शुद्ध जाने का अधिकार, उपचार का अधिकार, बुनियादी जरूरतों का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, निवारण का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता अधिकारों का मतलब है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जानकारी और सही विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ताओं के अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता आंदोलन क्या है? इस आंदोलन के तहत भारत सरकार ने साल 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा पारित किया। इस अधिनियम के बाद उपभोक्ता दलों की संख्या बढ़ी और ये आंदोलन सरकार और कारोबारियों पर दबाव डालते में सफल रहा। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के लिए ये कारण जिम्मेदार थे। विक्रेताओं के अनैतिक और अनुचित कारोबार, उपभोक्ताओं के साथ होने वाला शोषण, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट। अब बात आती है कि उपभोक्ता के साथ होने वाली गड़बड़ी के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी की। उपभोक्ताओं के शोषण से बचने के लिए कानूनी व्यवस्था नहीं थी। उपभोक्ताओं को लगता था कि खरीदते समय सावधानी बरतनी उनकी जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को सही तरह से सेवाएं नहीं मिल रही थी। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी। उपभोक्ताओं को शिक्षित और जागरूक करने की ज़रूरत थी। ठीक, तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी पेपर से पहले इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही मैंने और वीडियोस के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और बाकी के कंटेंट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।